बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान और ताहिर दी 12 मैन शो में आपको खुशामदीद कहता हूं एक नए एपिसोड के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। आज के गेस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सेलिब्रिटी, पाकिस्तान के एक्स टेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान के हिस्ट्री में, जो मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर है। बिना देर किए मैं राशिद लतीफ़ को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, वेलकम इन द शो। वालेकुम सलाम। ताहिर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद भाई आप सुनाएं कैसे हैं? बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद भाई क्या चल रहा है आजकल? कोविड-19 की वजह से हालात आपको पता है सारे बैंड हुए हुए हैं, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुई हुई हैं, तो कैसा लग रहा है? ये तो दौरे पे पाकिस्तान टीम गई भी है अभी। यार डिप्रेशन में चल रहे हैं सारे, मुझ समेत। तो हाथ बांध दिए जाएं, किसी के घर से निकला ना जाए। और तो आपको हल्के हल्के ये ग्रेजुअली आपको तंग करती है चीज़, और डिप्रेशन में आप जाते हैं। जितना मर्जी आप मेंटली टफ हो, लेकिन फर्क पड़ जाता है। इसी तरह हमारे क्रिकेटर के साथ भी होगा लाजमी। राशिद भाई अगर मैं बात करूं आपके टेस्ट डेब्यू की, 6 अगस्त 1992 ओवल का वो ग्राउंड, और फिर टेस्ट डेब्यू पे आपके वो हाफ सेंचुरी, और हाफ सेंचुरी के पीछे एक जो आपने काफी दफा जिक्र किया है, जो जेफरी बाइकॉट के साथ जो आपकी एक बैट लगी थी, उसके बारे में जरा कुछ बताएं राशिद भाई। यार उसमें हाँ काफ़ी दफ़ा जिक्र हो चुका है, और दोबारा बताता हूँ कि टेस्ट मैच का लास्ट टेस्ट मैच रह गया था, ओवल पे था। तो एक दिन पहले प्रैक्टिस हुई हमारी ओवल की ग्राउंड पे, मेन ग्राउंड पे ही हुई थी। तो वहाँ जेफरी बॉयकॉट आते थे हमारे, क्योंकि वो कमेंटेटर जितने भी होते थे ग्राउंड में ही होते थे। तो वो आए, जावेद भाई के साथ आए, तो मैं बैटिंग करने जा रहा था। तो जावेद भाई ने मिलवाया कि ये ना नेक्स्ट टेस्ट मैच, कल जो टेस्ट मैच हो रहा है वो खेल रहा है। तो बैटिंग करके मैं आया, तो उन्होंने कहा कि 35 रन से ज़्यादा नहीं बनाएगा। सर मैंने कुछ बोला नहीं, और अगर बनाया तो मैं 5 पाउंड दूंगा, ऐसी कुछ बोला। खैर ये बात आई गई हुई, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में आए। उसके बाद शाम को जब प्रैक्टिस खत्म हुई, तो वुड की बॉल होती है, आपको पता ही है, तो 5 पाउंड लगा के चले गए थे वो। बोले थे 35 रन अगर कर लिए तो ये निकाल देना। तो तीसरे दिन शायद मेरी बारी आई थी, शायद दूसरे या तीसरे दिन। तो वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे रन, और उसमें बल्ला भी रेस किया था। आखिर जावेद मेरे साथ खेल रहे थे, उन्होंने मेरा बैट रेस करवाया था। जब ड्रेसिंग रूम में आया, मैच खत्म हो गया, उस डे का थर्ड डे या सेकंड डे खत्म हुआ, तो खुद आए जेफरी बॉयकॉट, एक फ्रेम करा के लेके आए हुए थे 5 पाउंड का, साइन भी किए हुए थे। वो पूरी टीम के सामने प्रेजेंट किया मुझे, और वो जो पिन लगाई हुई थी वो भी निकाल के दे दिया, और कहा कि इसे आप चॉकलेट खा लेना। तो ये एक यादगार चीज़ थी कि पहले टेस्ट में इतना बड़ा प्लेयर जेफरी बॉयकॉट, बिग नेम है इंग्लिश क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का। तो वो काफ़ी फेमस हुआ, और आज तक लोग 28 साल हो गए इस बात को, और याद करते हैं। और राशिद भाई मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं तो बहुत छोटा था, जब आपकी वो इनिंग्स देख रहा था अपने फादर के साथ, तो मेरे फादर के ये अल्फाज थे कि ये सेकंड विव रिचर्ड्स बॉर्न हुआ है और ये पाकिस्तान की पहला विव रिचर्ड होगा। और जिस तरह से आपके शॉट्स थे और जो आप एग्जीक्यूशंस कर रहे थे, मुझे याद है 6 बाउंड्रीज आपने लगाई थी, और सारी बाउंड्रीज में मेरे फादर ने कहा था कि ये सेकंड विव रिचर्ड आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में। यार हम लोग क्लब क्रिकेट सीमेंट के प्लेयर थे यार, आपको पता ही है जी। कॉपी करते थे। मैं हो गया सईद अनवर, इंजमाम, इनके आपको झलक नजर आएगी थोड़ी बहुत ना, कि क्रॉस पाउंड जरूर गिरेगा। लेग बी 4 भी बहुत हुए, कि इतने बड़े प्लेयर को कॉपी करना इतना आसान होता नहीं है, और उसको कॉपी करते थे। जब मैं बैटिंग कर रहा था, की करके आया था, तो मुझे जावेद भाई ने बोला था ये, अबे तू बाबे को कॉपी करता है, रिचर्ड बाबे को। मैंने कहा कॉपी नहीं, बस बचपन से ऐसे था। तो बिल्कुल वो थोड़ी शबाहत उसमें चंद शॉट्स में थी, कॉपी करता था। लेकिन जाहिर सी बात है, विव रिचर्ड्स तो सेंचुरी का बेस्ट प्लेयर गुजरा है। बिल्कुल। लेकिन थोड़ी बहुत कॉपी जिन प्लेयर ने की, बड़े प्लेयर बने, लाइक सईद अनवर, इंजमाम का अक्सर मैं जिक्र करता हूँ जी। कि, और जो ऑस्ट्रेलियन साइमंड्स हो गया, बड़े बड़े प्लेयर जितने भी हैं उन्होंने कॉपी किए है विव रिचर्ड्स। राशिद भाई टेस्ट क्रिकेट में आपके 150 रन, नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज शारजा के ग्राउंड, 31 जनवरी 2002 का बाद। शारजा में उस वक्त भी गर्मी होगी ऑब्वियसली, वहां तो कभी सर्दी का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। तो राशिद भाई उस इनिंग के बारे में बताएं, कैसे था? 7वें नंबर पे आप गए
बैटिंग करने? यार उसमें मेरी पार्टनरशिप यूसुफ के साथ शायद हुई थी, अच्छी हुई थी। शुरू में शायद 3 प्लेयर्स आउट हो गए थे, फिर यूसुफ और यूनुस की बड़ी पार्टनरशिप हुई थी, जी तो मेरी और यूसुफ की शायद हुई थी। यार पिच बहुत अच्छी थी, जी। यार बहुत ही अच्छी थी। जो 100 ना सेंचुरी ना करे तो वो बदकिस्मत है शारजा की पिच पे। शुरू में थोड़ा सा होता है कि मैच शुरू होता है तो थोड़ा मॉइस्चर छोड़ते हैं, बॉल स्विंग सीम होता है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम एक 56 पे तो 59 पे हम आउट हो गए थे, 2002 की बात थी यार, शारजा में आउट हो गए थे। लेकिन ये पिच बहुत ही अच्छी थी, और जब सेट हो गए थे जहां मारना चाहे चारों तरफ लगते थे शॉट, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। उसमें डिलन की बॉल में मेरा कैच भी छूटा था, मैं अच्छी बॉल कर रहा था। विकेट कीपर मुझे याद नहीं कौन था, मरेनी का कोई और था, तो कैच छोड़ दिया था उसने। तो वो एक लाइफ मुझे मिली जिसका मैंने भरपूर फायदा उठाया। लेकिन पिच बहुत अच्छी थी, बॉल तो पीछे जाती ही नहीं थी, तो इसमें अपना क्रेडिट नहीं सर इसका था। लेकिन मजा आया था। 150 करना कहीं कहीं में भी करो, कराची जिमखाना में करें या शारजा में करो, 150 ही होता है। और राशिद भाई, टेस्ट क्रिकेट में 150 करना और उस सिचुएशन से टीम को निकालना कि जहां पर वाकई जरूरत थी, उस नंबर पे जाके हमने कम ही देखा कि राशिद भाई 7वें नंबर पे 150 रन हुए हो पाकिस्तान की तरफ से। मैं शायद आउट हुआ था, क्रिस गेल से बोल्ड हुआ था, और एक ही दफा शायद मैं बोल्ड हुआ हूँ टेस्ट क्रिकेट में, वही था। बोल्ड नहीं हुआ कभी। वो एक शॉर्ट लेग पे कभी आउट नहीं हुआ मैं अपनी तारीख में। इसमें फर्स्ट क्लास टेस्ट मैच में एक होता है ना कि एज लगी और शॉर्ट लेग पे आउट हो गए, मिडिल करके मैं जरूर आउट हुआ धर्मा सिन्हा पे एक टेस्ट मैच में, कैंडी में से शायद था। बिल्कुल वो मिडिल थी, लेकिन मुझे रोकते हुए कि 3 पॉइंट शॉर्ट लेग पे ना टेस्ट क्रिकेट में कभी आउट हुआ और ना ही फर्स्ट क्लास में। बिल्कुल राशिद भाई, उसकी वजह यही है क्योंकि आप इसीलिए सिली मिडॉन पे आउट नहीं हुए, क्योंकि जो क्लब क्रिकेट आपने कराची में खेली है और जिन लोगों के दरमियान खेली है, खासतौर पे सीमेंट की क्रिकेट की मैं बात करूंगा, तो मैं समझता हूँ कि सीमेंट की क्रिकेट से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा टैलेंट मिला है। उस पर आप क्या कहेंगे राशिद भाई? नहीं, बहुत फर्क पड़ा था। बस हमारी थोड़ी सी खुद कोताहियां हैं। जब हम सीमेंट पे खेलते थे हम बोलते थे टफ पिचेज होनी चाहिए कराची में और वहां से प्लेयर प्रोड्यूस होंगे, वो हुए तो। लेकिन जो मजा सीमेंट पे गेम अवेयरनेस का जो हो गया था ना, रन निकालने का बनाने का, वो शायद आपको लो बाउंस टर्निंग ट्रैक पे या फ्लैट ट्रैक पे नहीं बन सकता। और जब आपकी जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन होती थी या 35 ओवर का मैच होता था, सारे बाउंड्री पे होते थे, तो आप 2-2 रन लेना सीखते थे। 1 रन तो वैसे ही बनता था, 2 रन लेना सीखते थे जो, और जब एवरेज बढ़ता था तो आप उसी के ऊपर से मारा करते थे, अवेयरनेस आ जाती थी। लेकिन जो बैट एंड पैड की जो बात है, ये मैंने आसिफ मुस्तफा से मैंने सीखी। उनका डिफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे आपने फर्स्ट क्लास में अगर देखे उनको, वो ऐसे आउट नहीं हो रहे, 150-200 रन करने वाले वो प्लेयर थे हमेशा से। तो वो जैसे लंबा फॉरवर्ड जाते थे, अपने आप को लेके जाते थे, तो पीछे थोड़ी सी पीछे बॉल जो होती थी उसका पता चल जाता था उनको, तो फौरन वापस आ जाते थे। और स्पिनर को खेलने का तरीका ही क्या है, एयर में आपको डिसाइड करना है फ्रंट फुट की बॉल है या बैक फुट की बॉल है। तो ये आसिफ भाई को क्रेडिट जाता है, वो बेहतरीन स्पिनर्स को खेलते थे। बाकी मैं आपसे भी आउट हुआ हूँ स्पिनर्स पे, क्योंकि जब मैं निकल के खेलता था, बॉल अगर मेरे करीब है ना तो मैं रोक नहीं पाता था, मैं उसको फ्लो में ले जाता था। जी राशिद तो भाई। वो और फिर जो एंगल बनता था वो कैचिंग हाइट पे मिड ऑफ मिड ऑन पे बनता था मोस्टली। तो ये वीकनेस भी होती है कि जब आप अपने फुट फीट मूवमेंट ज़्यादा तेज होती है तो आप मिस्टेक भी करते हैं। कि जैसे हारिस खान टाइप का बॉलर जो होता है वो रीड करता है, आपको ब्रेक कर बिल्कुल करके फिर आपको बाहर निकालता है, वहीं से जब आगे जाके ड्राइव मारते हैं तो बॉल सीधी चली जाती है, स्टंपिंग के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये क्लब क्रिकेट से बहुत सारा सीखने को मिला, चाहे वो टर्निंग ट्रैक हो, यू सेंटर के हो, आगा खान के हो या सीमेंट पिचेज हो। तो सीखने को बहुत अर्ली स्टेज में है, 17-18 साल की उम्र में, जब कराची से अंडर 19 खेले नहीं, इतने मैचेस आप खेल लेते हैं क्लब के, तो आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो जाती है। राशिद भाई, जो वजह यही नजर आती है कि जो अब जो क्लब क्रिकेट या जो अब जो टैलेंट जो उस वक्त उस जमाने में 80s 90s इवन लेट 90s की मैं बात करूं, जो टैलेंट हमें नजर आता था या अर्ली 2000 में, तो वो क्लब क्रिकेट ना होने की वजह कराची में, फिर जो ऑर्गेनाइजर्स जो स्पॉन्सर्स करते थे, फिर उन्होंने अपनी खुद टीमें बना ली, वो खुद खेलने लग गए, तो इससे बहुत नुकसान हुआ है हमारे क्लब क्रिकेट को। इतना तो पूरे अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो नुकसान तो हुआ है।
बहुत ज़्यादा। अब वो ग्राउंड नहीं रहे, स्पेशली कराची की या मैं लाहौर की अगर बात करते हैं, ये दो एग्जाम्पल है हमारे पास जी। जहाँ से पाकिस्तान के क्रिकेट के शत्रु हैं, कराची और लाहौर। जो मंटो पार्क की अगर मैं बात करूँगा, वहाँ 7 कैप्टन गुजरे हैं वहाँ से। बिल्कुल। वहाँ पे कोई 10 से ज़्यादा टीम वहाँ पे नेट लगा करते थे, खेला करते थे। कराची में अगर हम देखते हैं तो कोरंगी हो जाए, मलीर हो जाए या दूसरे इलाके हो जाए, नागाबाद हो जाए, ग्राउंड हुआ करते थे सीमेंट के। देख लें आप कि हर जगह मैचेस चल रहे थे। अब क्या है, आबादी इतनी बढ़ती चली गई, ग्राउंड तो खत्म हो गया। मैं जोन 4 से खेला, तो वहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मलिर कंपेनियन और मॉडल का ग्राउंड साथ साथ था, उसके आगे टीनर स्क्वायर, 3 ग्राउंड साथ में थे जो कि बिल्कुल जी राशिद सिविल एविएशन की प्लेस थी वो। उसके बाद मैं अगर शाह फैसल आता हूँ, पंजाब क्रिकेट ग्राउंड था, उसके साथ यूनाइटेड का एक ग्राउंड था, फिर अदीमपुरा और एयरपोर्ट गेम खाना के, ये 9 ग्राउंड ये हो गए। फिर हम मलिर स्पोर्ट जाते हैं और पाक स्टार जाते हैं। ये भाई। 10-11 ग्राउंड जोन के अंदर बता रहा हूँ, जिसमें हम तकरीबन खेला करते थे। ये एक ग्राउंड भी बाकी नहीं बचा, तो लड़का कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता। वो हमें फैसिलिटीज देनी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये कि लोकल गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए किस तरह से सहूलियात देती है। और फिर उसके बाद डिपेंड करता है एसोसिएशन या डिवीजन कहीं पे है, वो किस तरह से क्लब क्रिकेट का रिवाइवल करती है। क्लब क्रिकेट नहीं, देखो रोजाना क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेटर बनोगे। बिल्कुल अब राशिद। सिर्फ नेट पे खेल के ऐसा प्लेयर नहीं बना करते। जो प्लेयर आजकल के आ रहे हैं अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनका कसूर नहीं है, उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली भी नहीं है, क्योंकि अंडर 19 से वो आता है, 8-10 मैच खेले होते हैं, फर्स्ट क्लास में आता है। मैं हसनैन की बात करता हूँ या नसीम की बात करें या शाहीन की, तो इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली भी नहीं है। तो अगर इनको इंजरी हो जाती है तो उन्हें ब्लेम हम उनको नहीं देंगे, क्योंकि वो तैयार नहीं है, ना मेंटली तौर पे ना फिजिकली तौर पे तैयार नहीं है। फिर बैट्समैन इसी तरह से आते हैं जिनकी अंडर द बेल्ट इतने मैचेस नहीं होते। जो हमारे जमाने में जो प्लेयर थे, आम प्लेयर भी 20 क्या बोल 200 मैच खेलता था एक साल के अंदर, तीन सौ बिल्कुल पैंसठ दिन 200 मैच खेलता था। अभी तो 5 साल के कैरियर में 200 मैच नहीं होते लोगों के, कभी भी नहीं होता जैसे भी कहते हैं। तो वो सीखने का जो अमल है वो आपका होता है 13-14 साल की उम्र में, क्लब क्रिकेट से होता है। वो 18 साल 17 साल की उम्र तक चलता है। 4 साल आपको तगड़ी क्लब क्रिकेट खेलनी होती है, तो वो खेली भी नहीं होती। इस वजह से प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे प्रेशर पड़ता है वहाँ वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जिन लोगों ने क्लब क्रिकेट खेली है, जिस तरह मैं समी असलम को देखता हूँ, या उमर अकमल हो गया, बाबर आजम हो गया, या कामरान अकमल, ये लगते हैं क्लब क्रिकेटर्स लगते हैं। ऐसा शफीक है या सरफराज है, ये खेलते थे क्लब क्रिकेट। फिर बोर्ड ने पाबंदी लगा दी क्लब क्रिकेट पे कि इजाजतनामा और ये वो, क्लब क्रिकेट और कम हो गई। अब देखें, होप है कि नदीम खान अभी आया है, नया 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 कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन आया है क्लब क्रिकेट का, तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएगी हमारे क्रिकेट। बिल्कुल राशिद भाई, जिस तरह से नदीम भाई आए हैं, उनको जो एक रोल दिया गया है, और क्योंकि उन्होंने खुद अपनी जितनी भी क्रिकेट खेली है, कराची में खेली है, सीमेंट पे खेली है, इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेली हुई है, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। ऑब्वियसली होप फॉर द बेस्ट के जो भी क्लब क्रिकेट के लिए बेहतर वो करें और आने वाली जनरेशन का फायदा हो। राशिद भाई, 1997 98 से आपको क्या याद आता है? 90 नहीं, वो अब आगे आ गया, पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, 1997 तो बेसिकली कैप्टन आप हुए थे ना उस जमाने में, 97 98 में। 98 में मैं कैप्टन। 98 में, सॉरी 98 में, जी 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 जी। 92 और 96 का जिक्र मैं खुद नहीं करूंगा, कि वो फिर वो बहुत लंबी गुफ्तगू निकल जाएगी, क्योंकि वो फिर वो बहुत लंबी गुफ्तगू है। वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो फिर झूठ तक चली जाएगी। अब फायदा नहीं जी। तो 97 98 में राशिद भाई कैप्टन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट कैप्टन, कैसा एजाज लगा आपको? यार, उसमें बहुत पाकिस्तान को लीड करना और मुश्किल वक्त में, और मेरे जो प्लेयर्स थे, नो डाउट वो कुछ तो कैप्टन रह चुके थे और कुछ को कैप्टन बनना था फ्यूचर में। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बैड लक मेरी ये हुई, मैं इंजर हो गया था। यहाँ पे मेरे नेक का इशू हुआ था और मैं खेला नहीं। अगर देखें तो लास्ट टेस्ट मैच पोर्ट एलिजाबेथ में मैं खेला, और वो दोनों इनिंग में 0 पे आउट हुआ था, क्योंकि मैं ना बल्ला उठा सकता था ना कीपिंग कर सकता था। तो लेकिन ज़बरदस्ती बाई फोर्स मुझे खेलना पड़ा था वो मैच, और वो मैच खेले और टेस्ट मैच हम लोग हार भी गए थे। तो मिले जुले वो थे मेरे
लेकिन माजिद खान की वजह से, माजिद खान साहब की वजह से मैंने कंप्लीट किया था टूर। लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कंप्लीट कर सकूं। लेकिन उन्होंने, उनका प्लान था, कोई प्लान होगा, उनका प्लान बी था। लेकिन प्लान बी को इस्तेमाल करने से पहले उनकी रिप्लेसमेंट जो, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, लेकिन इन बिटवीन गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो खालिद महमूद शायद, गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई थी, हाँ शायद, तो खालिद महमूद सैफुर रहमान की जगह, मुजीबुर रहमान या मुजीबुर रहमान की जगह जी। खालिद महमूद आ गए थे एज ए चेयरमैन, और माजिद खान सीईओ हो गए थे। पावर सारी खालिद महमूद साहब के पास हो गई। तो वो मेरा डिसीजन बैकफायर कर गया कि मैं रुक गया वहाँ पे। लेकिन ठीक है, मेरे चेयरमैन माजिद खान ने बोला था, इसलिए से रुक गया था। तो लेकिन वहाँ क़यादत थी पाकिस्तान टीम की, और बहुत मुश्किल टूर था, इतना आसान नहीं था। मगिंग हो गई थी, कुछ लड़के बोले थे वापस जाना है, तो बड़े मुश्किलात था। लेकिन उसको मैं टैकल किया और कंप्लीट किया उस टूर को। मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी टूर मैंने किए हैं, सबसे मुश्किल टूर वही था। काशिफ भाई, 2003-4 का बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज, 3 टेस्ट मैच तीनों जीत गए, वो कैसा? और फिर सडनली राशिद लतीफ कैप्टनसी से दूर हो गए। यार वो भी एक मतलब कि इस्तेमाल होने वाली चीज़ है हमारे यहाँ। इस्तेमाल मैं खुद इस्तेमाल हुआ, ये नहीं है कि मुझे इस्तेमाल किया गया। क्योंकि वर्ल्ड कप 2003 के बाद तो डिसाइड कर लिया था, मेरी इंजरी ज़्यादा थी, लेफ्ट शोल्डर मेरा काम नहीं कर रहा था, नेक काम नहीं कर रही थी, तो डिसाइड मैंने कर लिया था कि अब फ़ायदा नहीं है। लेकिन जनरल तौकीर रियाज साहब ने कहा कि खेलना है, वो एक फैक्टर था। फिर जावेद भाई थे साथ में, जावेद भाई ने मुझे कहा, फिर आमिर सोहेल चीफ सेलेक्टर आ गए थे, तो ये तीनों के साथ फिर लेके मैं टीम को लेके चला, और इत्तेफाक से टीम अच्छी बन गई थी। वो बहुत अच्छी टीम बनी थी, और वो लड़के 10 साल तक खेले हैं। जी हाँ। अगर देखें, हफीज को देखें, अंडर में जो जो लंबा खेले उनके नाम ले लेता हूँ। हफीज है, यासिर हमीद थे, उमर गुल थे, राना नवीजुल हसन थे, दोबारा जो टीम में आए थे, फैसल इकबाल टीम में दोबारा आए थे, मिसबा उल हक दोबारा आए थे, और काफी प्लेयर थे। मेरे ख्याल तौफीक उमर भी मेरे ख्याल उसमें भाई आए भी थे, आए थे जी। और फिर नवीद लतीफ आया था। काफी प्लेयर उसमें आए थे वापस, जो नए लड़के भी आए थे उसमें। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वो एक ऐसा था, क्योंकि मुझे याद है कि इन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2003 के वर्ल्ड कप हारने के बाद फीस बहुत कम कर दी थी एक मैच की ना। तो मुझे याद है, मैं, यूनुस, यूसुफ और मे भी रज़ाक, हम 4 सीनियर थे, तो हमने साइन नहीं किया था कॉन्ट्रैक्ट। और वो पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो गया विदाउट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हमने टूर किया है वो। और जीतने के बाद आके हमने साइन किया, और हमने सैलरी जो प्लेयर्स की थी वो रेज कराई है जनरल तौफीक ज़िया साहब ने, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमने बना लिया था। तो मैं चला गया, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ। तो उसमें अगर हम देखें तो काफ़ी प्लेयर हमने प्रोड्यूस किए हैं वहाँ उस ज़माने में। शब्बीर की भी एक टेस्ट मैच में शब्बीर का डेब्यू हुआ था। शब्बीर था, हफीज था, उमर गुल था, यासिर हमीद, 4 का डेब्यू कराची के अंदर हुआ था जी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद सलमान बट, यासिर अली और फरहान आदिल, जो एक एक टेस्ट मैच खेले। अफसोस एक चीज का है कि उस टेस्ट मैच में आसिम कमाल भी थे, सईद बिन नासिर भी थे। जी। तो बिल्कुल टाइम ठीक था कि आगे जाके इनको, क्योंकि मैं खिलाता जरूर था, बिल्कुल कैप जरूर देता था किसी को भी, तो वो मेरे प्लान में था। यूसुफ का से रिक्वेस्ट करके वो बैठ गए थे, वो नहीं खेले थे। तो फ्यूचर में भी मेरा ये था कि आसिम कमाल, सईद बिन नासिर, अब्दुल रऊफ, ये अच्छे डोमेस्टिक के प्लेयर, इनको चांस देंगे। लेकिन मौके मिले नहीं। उसके बाद तो मैं रहा नहीं पाकिस्तान टीम में। 5 मैच और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेला एज ए प्लेयर, और उसके बाद खैरबाद कह दिया था। वजह यही होती है कि यार, कि आप अगर सच्चे दिल से टीम के लिए काम कर रहे हो, तो लेकिन मोटिव दूसरों के डिफरेंट होते हैं, तो फिर आप बेहतर ही समझते हो यार कि इस गेम को छोड़ के फिर आप दूसरा काम करें। तो मेरे ख्याल से ये वजह बनी, और फिर मैं छोड़ के निकल आया। राशिद भाई, आप यही देखा गया है, जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है क्रिकेट खेलते हुए, जब भी आप कैप्टनसी आपको मिली है, हमेशा रीबिल्ड के तौर पे ही आपको मिली है। जब टीम बिल्कुल बन गई, वो कहते हैं कि जब एक दरख्त फल देना शुरू हो गया तो उसकी जड़ें काट दी।
तो वो बेसिकली हमेशा मैंने ये देखा कि जब जब आपको कैप्टन बनाया गया है, आपने टीम बनाई है, जब टीम अच्छा प्रोसेस पे चली गई है, आपको हटा देते हैं। तो इसकी आप ही के साथ आपको ही क्यों हटाते हैं? मतलब कोई क्या खास वजह है कि बोर्ड के साथ कि आप ही को हटाना पड़ता है? यार डिटेल है ये, एक माइंडसेट है ये ना। जी इसको कैसे बताऊं कि हाँ, मैं भी अगर उनकी बातें मानता रहता तो मुझे भी कोई मुश्किलात नहीं होती, मुझे रखते। लेकिन जब आप स्ट्रेट हो जाते हो ना, आप इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं इस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ, अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट खड़े होते हो आप और जंगजू एक बन जाते हो ना, वो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर हमें माननी पड़ती है। आप अगर मुझे लंबा चलना पड़ता तो मुझे मानना पड़ता कि बोर्ड ने ये कहा है, ये कहा है, ये मैं मान लेता हूँ, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये रहने देता हूँ, प्लेयर्स की फीस है, इसको भी रहने दूं, दो प्लेयर्स का बोला हुआ है, फिर वो भी रहने दूं, तो मेरे रहने का भी फायदा नहीं है। इसीलिए मैं खुल के कभी कभार क्रिटिसाइज करता हूँ नेशनल क्रिकेट एकेडमी और पीसीबी को भी, कि अगर काम आपसे नहीं हो रहा तो आप छोड़ के चले जाओ। इतनी पावर होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप काबिल आदमी हो तो वो रखेंगे आपको, अगर काबिल नहीं हो तो वो आपको बोलेंगे निकल जाओ। तो आप कभी प्रेशर डालते नहीं है। तो जितने भी हमारे लोग आते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करें। और हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है नेशनल क्रिकेट एकेडमी या पीसीबी में काम करने वालों की, 25-25 साल काम किया, लेकिन हम वहीं खड़े हुए हैं। आप चले जाओ पीसीबी में या नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, आज कोई रिकॉर्ड निकालो या पॉलिसीज क्या है, एसओपीज क्या है, निकालो इसको, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई काम करके गया ही नहीं है। तो अगर ऐसे ही काम करना है तो फिर फायदा नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि अगर काम करो तो कोई फायदा हो आपको, पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा मैं पहुंचा रहा हूं तो मैं रुकूं ना। अगर वो मान नहीं रहे, सिर्फ मैं अपने ही फायदे के लिए रुका हुआ हूँ, रबर स्टैम्प बन गया मैं, तो फिर फायदा नहीं है। इसीलिए मैं छोड़ के निकल गया ठीक है। राशिद भाई, राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी 2001 का टूर इंग्लैंड का, और मुझे याद है मैं वहाँ खुद लीग क्रिकेट खेला था, फिर मैं आप लोगों से मिलने आया था वहाँ पर। तो वो कैसे राशिद भाई जहन में बना के इस एकेडमी को टूर कराया जाए, वो भी इंग्लैंड का? मैं जो भी काम करता हूँ जुनूनियत की हद तक करता हूँ। क्रिकेट काम ही जुनून का ही, मैं ये समझता हूँ। और जब एकेडमी तैयार की तो उसमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली और बड़ा काम किया। और उस ज़माने में कराची को भी शायद ज़रूरत थी कि कोई शख्स आए और काम करे। तो वो एक टूर मुझे याद नहीं पड़ा किसने, मुझे आइडिया किसी का था ये देने का, वो हमने किया। और फिर उसके बाद इंग्लैंड में नॉडी होते हैं, उनसे मैंने बात की और उन्होंने अरेंज किए सारे मैचेस। तो टफ था हमारे लिए क्योंकि पाकिस्तान टीम के टूर भी था, मैं, यूनुस, फैसल इकबाल और मोहम्मद शमी भी ज्वाइन करते थे। जी हम टीम के साथ भी, पाकिस्तान टीम के साथ भी जी। थे। तो वो बड़ा यादगार टूर था हमारा, बड़ा अच्छा यहाँ पे चीज़ें रही हैं। और बड़े अच्छे अच्छे मैचेस हुए। जफर जदून था उसमें, इमरान, मसरूर ये भाई क्या थे, नाम, मोहम्मद मसरूर। मसरूर, जी, जीशान आशिफ परवेज साहब। इब्राहिम ने ज्वाइन किया था, हसनैन भाई थे, ताबिश नवाब, फहीम ये अहमद, 13-14 साल का, ये फवाद आलम 13-14 साल फवाद का, आलम खेले थे, बिल्कुल मुझे याद है जी। अहमद रीशान मलिक का, बहुत सारे, बहुत अच्छा था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ ना वो कराची की टिपिकल पॉलिटिक्स वो सारे आ गए, क्योंकि नजर आ गया था ना कि पैरेलल एक केसीसी आ गई है। तो वो फिर उन्होंने काफी रोकथाम की। जो भी लोग आज भी जो क्रिकेट चला रहे हैं वो भी अगेंस्ट फॉरेन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट की स्टेब्लिशमेंट ना कभी भी हम जैसे लोगों को आगे आने नहीं देगी। क्योंकि उनका जो भी मसला है ना, पैसों का हो, दो नंबरी का हो, वो रुक जाता था। तो इसीलिए हमारी कभी बने नहीं। और फिर हल्के हल्के प्रैक्टिस तो होती है वहाँ पे, लेकिन हल्के हल्के ये कि डोमिनेशन फिर दूसरी पार्टी की होती रही, बहुत सारी एकेडमीज बन गई वहाँ पे। और डायरेक्शन सबकी मतलब कि पैसा कमाना ही है। हमारे हम हुए या एक दो और होंगे जो कि कमर्शियल नहीं है, बाकी मोस्टली कमर्शियल काम हो रहा है कराची। राशिद भाई, बात ये ना, नुकसान किसको हुआ? कराची को नुकसान हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान हुआ। तो अगर एक एकेडमी बनी है, वो टूर्स करा रही है, जरूरी नहीं है कि वो टूर उन्हीं प्लेयर्स को ही करवाएगी। जो जो नए प्लेयर्स आते जाएंगे, एक बाकायदा पूरा प्लान नजर आता है। मैं समझता हूँ कि कराची की एसोसिएशन को साथ मिलके बैठना चाहिए था आपके, एक बाकायदा एक प्लान बनाना चाहिए था कि जी आपका क्या प्लान है, हमारा क्या प्लान है। एक रीयूनियन टाइप के, एक यूनियन टाइप के बनाते तो इससे बहुत फायदा होता कराची क्रिकेट को। शायद ये तो वो बात कर रहे हैं कि अच्छाई की तरफ चले जाते हैं हम लोग। जी लेकिन यहाँ पे
क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं काम कोई और अच्छा कर लेता और एक स्टेप और ऊपर चला जाता, तो फिर इनको कौन पूछता। ये जो हमारे जितने भी वो जो चलाते हैं इनको कोई भी नहीं पूछता फिर। तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सरकारी मुलाजमत जो करते हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लग गई कि वो बोर्ड में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं और मोइन एक ऐसे नजर आ रहे थे जो जो केसीसी में आ सकते हैं। हम दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, तो वो पीआईए से मैं पोर्ट कासिम या पीटीवी में लगा ले तो हम लोग नहीं आ सकते। और वो एक तरह से बुखारी साहब को हटाने का जरिया भी बना और हमारे रोकने का जरिया भी बना। तो ये चीज बहुत होती है। और एक फर्द के लिए अगर कानून किसी भी बना रहा है तो उसके बाद वो तो चला गया, उसके बाद वो चेंज कर दो। जो सरकारी मुलाजिम जो काम कर सकता है ना, वो आम लोग नहीं कर सकते। उनको पता है कि किस तरह से डीलिंग करनी है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा या मोइन की नहीं कर रहा, मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा ना वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझता है। आपकी लोकल पॉलिटिक्स को समझता है, लोकल काम को समझता है, लोकल क्रिकेट को समझता है। तो ये चीज़ें बर्बाद ये जब ही तो ही है कि एक फर्द वाहिद के लिए कानून अगर बनेगा तो वैसे ही सही सही चीज़ नहीं होगी। तो उसके बाद मेरा भी इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि एकेडमी सिर्फ इसलिए नहीं बनाई थी कि प्रैक्टिस हो। वहाँ पे चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई थी कि इस तरह से हम काम करेंगे, लेकिन कोई भी काम होने नहीं दिया किसी ने भी। जो प्लेयर बनाते थे, हम नाम नहीं लूंगा, छोटे छोटे सारे आते थे, देखा तो वहाँ पे दूसरे क्लब में जाके खेल रहे हो, तो वो अफसोस होता है। मैंने कभी मना नहीं किया किसी को जी। भी कि कौन जहाँ जाना चाहता है, फिर उसके ऊपर ठप्पा लगाते थे कि हमारा प्लेयर है। तो ये अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा। और वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी भी की, बहुत ज़्यादा कप्तानी भी की, लेकिन इनमें इनमें से तकरीबन 50% प्लेयर तो हमारे पास ही होते थे। तो सही ये बात। नहीं होते कि अपने अपने मुखबिर छोड़े होते थे कि अब मेरी गलती थी, मैं जिस प्लेयर की तारीफ करता था ना, एक हफ्ते बाद गायब हो जाता था। वो ढूंढ रहे होते थे, गायब हो जाता था। तो अगर ये पॉलिटिक्स हो, अगर एक ही जगह अगर सारे प्लेयर जमा हो जाए तो क्रिकेट तबाही ही होगी। ये कार्ड सिस्टम खत्म कर देना चाहिए कराची से, पाकिस्तान से कार्ड सिस्टम खत्म कर दें, अभी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। सही बात है। और राशिद भाई, मैं समझता हूँ कि अगर आपको ना एक रिक्वायरमेंट रख दें कि जी क्लब के अंदर के अगर एक क्लब के कोई 10 इंटरनेशनल प्लेयर हैं या अगर 14 फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, तो मिनिमम रख दें कि जी कि अगर 5 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 5 आपके इंटरनेशनल प्लेयर की लिमिट रख दें, ताकि वो जो बाकी लड़के हैं वो दूसरे क्लब से जाके खेलें, तो आपका जो अगेंस्ट जो एक अपोनेंट जो और एक क्वालिटी क्रिकेट आपके सामने आएगी। अगर एक ही क्लब में आपने सारी चीजें भर ली हैं और दूसरे क्लब में ज्यादा कि आप ओवरऑल मैच जीत रहे हैं, तो वो तो कहीं भी क्वालिटी तो सामने नहीं आएगी। चाहे भरने दो जो भी है कर लें, लेकिन कार्ड सिस्टम नहीं होगा। अगर मैं और आप एक ही क्लब से खेल रहे हैं, मुझे चांस मुझे पता है कि मरीजम खाना में नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे आफ्ताब मेमोरियल खिलाएगी, मुझे ये पता है। तो कार्ड सिस्टम देखें, पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट सबसे ज्यादा मशहूर हुई है नाजाबाद सुपर कप। बिल्कुल। तो उसको ही हम ले लेते हैं। जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको ये बुलाएं, पूछें यार क्या करते थे। उसमें क्या था, कार्ड सिस्टम नहीं था। वहाँ पे जो भी टीम थी, 8-10 टीम थी टॉप की, शालीमार हो गई, भावलपुर हो गई, संगम हो गई, मलिक जमखाना, जहांगीर वेस्ट हो गई, पाक क्रिसेंट हो गई। तो ये क्लब के नाम जरूर थे, लेकिन क्या था कि ये कार्ड सिस्टम नहीं था, जो मर्जी जहाँ से खेल सकता था। हालांकि संगम के प्लेयर संगम से ही खेलते थे, सिकंदर बख्त हो जाए या मंसूर अख्तर हो जाए, बाबर बशारत हो जाए, इनको पता है संगम से ही खेलेंगे। जहांगीर बस पे हुमायूं सोमवार हो जाए, नईम भाई बिल्कुल हो जी, गए, जी बिल्कुल जी। नासिर शाह हो गए, ठीक है, अनवारुल हक हो गए, पता था ये यहीं से खेलेंगे। और अगर हम शादाब में आते हैं तो यहाँ पे आप देख लें कि ये फैमिली, अगर रशीद फैमिली हो गई, रशीद फैमिली शादाब, जी जी हाँ। तो ये आपको मलिक जिमखाना, रिफत आलम, तारिक आलम, वहीद मिर्जा, फला फला, कुरंगी फ्रेंड, साजिद अली, पता था। लेकिन जो प्लेयर नहीं होते थे वो दूसरी जगहों से वो खेलते थे, उनको हक हासिल था कि वो कहीं से खेल सकते हैं। तो इसीलिए स्टैंडर्ड जो 78 में जो शुरू हुआ था कराची में, वैसे भी क्रिकेट अच्छी थी। जी 78 से 80 के एंड तक जो क्लब क्रिकेट हुई है नादाबाद सुपर का, वैसी क्रिकेट पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई। लेकिन जब से ये सिस्टम आ गया आपका कार्ड सिस्टम, तो लिमिटेड कर दिया आपने। तो उसमें बोगस क्लब भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते। लेकिन मेरी गुजारिश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, एसोसिएशन की जो नई जो एसोसिएशन आएंगी उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कि कार्ड सिस्टम को ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो राशिद भाई,
मोइन भाई के साथ आपका बड़ा मैच रहा है और लोग कहते हैं कि जी मोइन खान वर्सेस राशिद लतीफ। मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि आपकी अपनी खिदमात हैं, आपने बड़ा सर्व किया पाकिस्तान को, मोइन भाई ने बड़ा सर्व किया पाकिस्तान को, तो आप दोनों एक दूसरे को कैसे देखते हैं? यार ऐसी नदीम और मोइन दो ऐसी चीजें हैं कि एज ए क्रिकेटर हम लोग शायद नहीं मिलते अभी भी। जी क्योंकि एक फैमिली ताल्लुका आपके खेलने से पहले, मैं ये बात कर रहा हूँ 86 87 से बात कर रहा हूँ। उस वक्त 17 साल का मैं और नदीम थे, मोइन तो और 16 साल का ही होगा। उस जमाने से अगर आपके साथ है, आज 32 साल हो गया शायद, उस जमाना ज्यादा बल्कि साथ है, तो फिर एज ए क्रिकेटर हम ट्रीट नहीं करते मोइन को या नदीम को। तो मुश्किलात मुझे हो जाती हैं कि मुझे मोइन जब पाकिस्तान टीम में कोई ओहदे पे आता है तो बोल बोल नहीं सकते, थोड़ा सा मुश्किलात हो जाती है। नदीम अभी आया है एज ए डायरेक्टर आया है, तो मुश्किलात तो मुझे हो जाती है, लेकिन नहीं, वो अपना काम करे, हम अपना काम करते हैं। तो मोइन के साथ बहुत टूर किए हमने। इंग्लैंड का पहला टूर था वो था, फिर वेस्ट इंडीज का, साउथ अफ्रीका 2 दफा गए हम साथ, फिर जिम्बाब्वे टूर था, फिर न्यूजीलैंड था, बहुत जगह हम साथ गए और बड़ा अच्छा रहा। हम साथ भी खेले, टेस्ट मैचेस साथ खेले, ओडीआई कुछ साथ खेले, कंपटीशन अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं था जो आजकल नजर आता है। जो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मैं मतलब अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन ये कि अच्छे हमारे ताल्लुकात रहे, फैमिली टर्म्स कह लें या एज ए फ्रेंड कह लें, दोस्ती कर लें बचपन की, तो वो उसको हमने कंटिन्यू रखा है। हमारी क्रिकेट को हम बीच में लेके नहीं आए, उसको आड़े में नहीं लेकर आड़ नहीं बनाया हमने क्रिकेट। जी। तो राशिद भाई, मैं आपकी परफॉर्मेंस, मोइन भाई की परफॉर्मेंस, दोनों की फिटनेस लेवल, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, फाइटर, उसका फायदा मैं समझता हूँ कि आपके बाद आने वाले विकेट कीपर्स को मिला है। कामरान अकमल की मैं बात करूँ, सरफराज की मैं बात करूँ, तो दो हमारे पास ऐसे सक्सेसफुल विकेट कीपर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया है। तो ये कहीं ना कहीं इनको इस चीज का फायदा जरूर हुआ है आप दोनों के होने से। इसको देखें, हमारे बाद अगर आप देखते हैं कामरान अकमल आया और उसने काफी सर्व किया पाकिस्तान को। एज ए बैट्समैन अगर देखें जी तो बहुत ही आगे का प्लेयर था। आगे का मतलब कि लेग लेवल डिफरेंट था उसका। हमारे जो बैट्समैन थे उनके कैटेगरीज में आप लेके आ सकते थे, फिर टॉप ऑर्डर भी वो खेला, ओपन भी किया उसने। जी तो एज ए विकेट कीपर भी रीजनेबल था, लेकिन बैड लक कुछ ऐसी हुई कि वर्ल्ड कप पे T20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर का हो, तो उसमें लैप्सेस हो गए जो कि लोगों के इमेज में आ जाते हैं, विकेट कीपिंग अच्छी नहीं की। लेकिन एज ए बैट्समैन देखा जाए तो काफी बेहतर था, हमारे जो दौर से बेहतर परफॉर्म किया। और सेम सरफराज को अगर देखते हैं तो वो भी मेच्योरिटी अगर देखें और तीनों फॉर्मेट खेलना, उसको लीड करना, तो सरफराज और कामरान अकमल दोनों ने अपने जो क्रिकेट जो चीज़ है उसको जस्टिफाई किया। और जो लेवल हमने सेट करके गए थे मैं और मोइन, उसके एक स्टेप और आगे लेके चले गए, स्पेशली बैटिंग डिपार्टमेंट में। तो राशिद भाई, यही फायदा हुआ ना पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस था, फिर आप लोगों की, आप एकेडमी की तरफ आए, फिर आप कोचिंग में आए, फिर आपने अफगानिस्तान की भी कोचिंग की, फिर आप आहिस्ता आहिस्ते कहीं ना कहीं वो आप कोचिंग अलाइनमेंट वो रहा, फिर सरफराज की आपके साथ इंडक्शन होना, फिर कामरान अकमल की होना, तो ये फायदा पाकिस्तान को ही है। अब अगर देखा जाए राशिद भाई, अब वो चीज नजर नहीं आती, क्योंकि आपको भी दूर कर दिया है, मोइन खान को भी दूर कर दिया है, तो एज अ विकेट कीपर तो हमारे पास ऐसा विकेट कीपर कोच तो कोई भी नहीं है। तो आप दोनों को क्यों नहीं लाते, आप दोनों से क्यों नहीं बात करते कि आए यार सीरीज बाय सीरीज ही चले, करें, कॉन्ट्रैक्ट करें आप? यार इसमें ना जरूरी नहीं है कोच हो या टीम के साथ चल रहा हो, इसमें क्रिकेट कितनी खेली हुई है विकेट कीपर ने। अब हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम सीमेंट पे या टर्फ पे दोनों रोजाना विकेट कीपिंग करते थे तो लोगों को एक ये भी होता था यार कराची से कीपर आ रहा है, वसीम बारी, तस्लीम आरिफ हो गए, फिर सलीम यूसुफ, वजह क्या थी, क्लब क्रिकेट थी वहाँ पे, रोजाना हम क्रिकेट खेलते थे, इसलिए क्लब पे बॉल आती थी हमारे। फिर सैफी हो गया, सरफराज हो गया, कामरान भी क्लब क्रिकेट बहुत खेलता था, इस वजह से ये फ्लरिश किया, ऊपर आया। आज का क्रिकेटर ना बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला हुआ नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। चाहे वो कराची से भी कीपर नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा, क्लब क्रिकेट रुक गई है आपकी। हसन था, हसन को फर्स्ट क्लास में चांस ही नहीं मिला, सही बात, टीम क्लब गई ना। तो बहुत सारे फर्क पड़ गया आपकी, क्लब क्रिकेट से बहुत फर्क पड़ गया। ऑलरेडी स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे आपके पास, मार नहीं खा रहे ना, वो मार खाएगा तो प्लेयर बनता है। तो 20 ओवर की क्रिकेट या
36 ओवर की क्लब क्रिकेट खेलता है, 7 ओवर करने होते हो, मार तो लगनी है, तो वहां उसको बचना आना चाहिए, तो वो डेवलपमेंट होती है, आप स्किल डेवलप करते हो। तो विकेट कीपर का यही है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं है, मैचेस नहीं है, तो जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में काल पड़ा हुआ विकेट कीपर का। और आखिरी जो सरफराज ही था, अब भी जो भी आएगा बैटिंग की वजह से आएगा, जी। कीपिंग की वजह से कोई भी नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो राशिद भाई, आपने अपने दौर में बेशुमार स्पिनर्स को विकेट कीपिंग की है, सकलैन मुश्ताक को की है, मुश्ताक अहमद को की है। तो सकलैन भाई के अगर बारे में आपसे पूछूं, और एक जो आउट मैं कभी नहीं भूलता, जिसमें जो एग्रेशन सकलैन भाई का था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, गिलक्रिस्ट को उन्होंने आउट किया था और आप विकेट कीपिंग कर रहे थे, वो जरा वो बताएं, क्योंकि वो ऐसा एग्रेशन था और आपका भी एग्रेशन बहुत ऐसा ऐसा मैंने कभी नहीं देखा आपको इतने गुस्से में आउट करने के बाद। तो मैं तो कोशिश की थी सकलन को ठंडा करूं। मैं अच्छा था 290 किए थे, नॉटिंघम की बात कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, और नॉटिंघम की बात कर रहा हूँ। उसमें पहले ही ओवर में शायद मार्क टेलर आउट हो गए थे, लेकिन गिलक्रिस्ट ने ठीक ठाक मार लगाई, तो बहुत जल्दी सकलन को लेके आ गए थे। जी एक आध चौका लगा था, लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे चौका लगा था, लेकिन फिर एक उन्होंने बड़ी अच्छी बॉल की जिसपे डिसीव हो गए, एयर में डिसीव हो गए, गिलक्रिस्ट आउट किया। वो क्लासिक डिलीवरी थी, क्योंकि पूरा जैम पैक ग्राउंड और लगा हुआ मैच, दुनिया की नंबर 1 टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो, और हमारी टीम भी बहुत तगड़ी थी, तो वो एक सिचुएशन ऐसी थी जिसके ऊपर एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली आ गई। वो और इस मैच में मजीद जो एक्साइटमेंट आई, नेक्स्ट डिलीवरी पे डेमिन मार्टिन बैटिंग करने आए थे, बिल्कुल। जी और जिस तरह से ट्रैप किया था, स्लिप थी, गली थी, स्लिप पॉइंट और शॉर्ट लेग भी गालिबन थी, या ये हमने महिला बनाई हुई थी। और जब सकलन ने बॉल की तो मैं रिसीव कर गया था, कि बॉल ऑफ स्पिन की है। कम हुआ है सकलन के साथ मेरा कि मैं रीड नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी अच्छी बॉल को रिलीज था ना उनका, कि मैं समझा कि बॉल को इन्होंने ब्रेक किया है, तो वो ब्रेक नहीं थी, वो सीधी थी। अगर आप वीडियो निकाल के देखेंगे तो मैं गया हूँ पूरा, आप लेग चला में गया। गए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो बॉल बाहर निकली, यहाँ पे अजहर महमूद या यूनुस खान अजहर महमूद ने कैच किया था, कैच बिल्कुल गली में किया। तो वो तो ये दो डिसमिसल थे, बहुत क्लासिक थे सकलैन के। और सकलैन यार, हम लकी हैं यार कि इतने ग्रेट बॉलर के साथ कीपिंग करने का मौका मिला। मुशी हो गया या सकलैन, कादिर भाई तो थोड़ी बहुत की है, तौसीफ भाई रैंक में थे, मसूद अनवर, नदीम खान, हारिस खान, सबको की हुई है। फिर वसीम भाई, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, आसिफ जावेद, तो कौन रह गया? बस सबके पाकिस्तान के जो ग्रेट थे। इमरान भाई को भी शो मैच जो नहीं होते, साइड मैच होते हैं, जी शौकत खानम के, तो इंग्लैंड में मैं खेला हूँ, 1-2 मैच खेला, वहां पे भी की हुई है। मेलकम मार्शल को की हुई है, किरण हो गया, इनको भी की हुई है, शेन वॉर्न को की हुई है, एलन डोनाल्ड को वर्ल्ड 11 की तरफ से। तो दुनिया के टॉप प्लेयर्स के साथ खेलना, तो ये सकलैन की स्पेशली इन्वेंटर थे, दूसरा के कमाल बॉलर थे, और बहुत ही सेटअप करके आउट करते थे यार। स्पिनर जो होते हैं ना, वो जल्दी नहीं करता, आपको भी खुद स्पिनर रहे तो सेटअप करता है अपना, अपने के पक्का करने के बाद फिर उसके बाद वो कोशिश करता है आउट करने की कोशिश। तो सकलैन अच्छा सेटअप करता था, दूसरा अच्छा था उनका, अगर ब्रेक नहीं मिल रही तो दूसरे में वो कर आउट ले जाते थे, अगर अच्छी ब्रेक मिल रही है तो छोटे ब्रेक से शॉर्ट लेग पे आउट ले जाते थे। तो क्लासिक बॉलर थे सकलैन मुश्ताक, और ऐसा बॉलर मुश्किल से अभी वापस आए टीम पे। सही बात है। को जिस तरह से कमी बेशी हुई है और हमारे जो ऑफ स्पिनर्स बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, अभी एक बिलाल आसिफ नजर आ रहे हैं, वो भी, उनको भी हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला रहे। आई डोंट नो कि हम क्यों नहीं खिला रहे। हम ये कहते हैं कि जी इंग्लैंड जा रहे हैं, वहाँ स्पिनर का काम नहीं है। तो असल में स्पिनर का काम क्यों नहीं है? तो स्पिनर को क्या करें? मतलब स्पिनर को सिर्फ जो फ्लैट पिच है या जो जिसको हम कहते हैं कि रेडर पिच पे खिलाएं खाली? देखो, इसमें भी आपको होमवर्क करना चाहिए, जो जैसे डाटा एनालिस्ट है ना, उसका बहुत काम है क्रिकेट के अंदर। मुल्तान का भी देखा था मैंने, कल भी किसी शो में ये बोला था कि डाटा एनालिस्ट होना चाहिए। फिर आप निकालेंगे कि यार फर्स्ट क्लास पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो हो रही है, यहाँ पे फिंगर स्पिनर्स ने कितने आउट किए हुए हैं। फिंगर स्पिनर आप समझ गए फिर कौन हो सकता है। फिर हम टेस्ट क्रिकेट देखेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, पिछले 5 साल का डाटा निकाल लें, 10 साल का निकाल लें, फिंगर स्पिनर ने कितने आउट किए, रिस्ट स्पिनर ने कितने आउट किए। तो जब मेरी जो कैलकुलेशन है उसमें फिंगर स्पिनर ने ज्यादा आउट किए टेस्ट क्रिकेट में,
चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो नेथन लॉयन हो। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, उससे पहले अगर आप देखते हैं सोहम था, ये क्लासिक थे। फिंगर स्पिनर को खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको एक्यूरेसी चाहिए होती है, और हर कोई शेन वॉर्न नहीं होता, या मुश्ताक नहीं होता, या कुंबले नहीं होता, बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक टाइम निकाल जाता है। तो फिंगर स्पिनर्स पे बिलीव करना चाहिए। फिर जो कवानीन है वो तब्दील हो गए मार्च में या फरवरी 2015 बिफोर द वर्ल्ड कप। वो आपके जो मेथड था आपका टैकिंग का, वो चेंज हो गया। सईद अजमल को और हफीज को प्रॉब्लम हो गई। तो हमें फिर नॉर्मल बॉलर पे जाना चाहिए कि दूसरा जो ना करता हो, क्योंकि बहुत आजकल स्पिनर को इतना अच्छा नहीं खेलते। जो आपकी फ्लोटर है ना, वो इतनी डेंजरस बॉल है ना आजकल के बैट्समैन के लिए, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि कब ब्रेक होगी, कब सीधी रह जाएगी। जैसे जॉन एमरी किया करता था, ठीक है, बिल्कुल जैसे आप किया करते थे, अरशद खान। इतनी डेंजरस बॉल अब हम डेवलप नहीं कर पा रहे। हमें देखना चाहिए अंडर 13 अंडर 16 में देखना चाहिए कौन सा बॉलर है। जैसे उसका राशिद महमूद का बेटा जो स्पिनर है, वो जो अलियान महमूद। हाँ, वो तो देखा था मैंने। एक और बच्चा था कराची से था। तो क्या इनके ऊपर काम करना चाहिए। अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी का काम, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम क्या है कि आप ऐसे किस चीज की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको जरूरत क्या है पाकिस्तान की, स्पिनर्स की है ना। तो आप बच्चे उठाना शुरू करो, डेवलप करें, 15-15 20-20 बच्चे उठा लें। यही तो एकेडमी का काम है, उनको वहां से उठा के फिर उनको डेवलप करें। तो आपको 2 स्पिनर अच्छे मिल जाएंगे जो फ्यूचर में काम आएंगे। जी हाँ राशिद भाई, मेरी अभी कुछ दिनों पहले सकलैन भाई से ही बात हुई थी, मेरे शो में वो आए थे, तो उनसे मेरी ये बात हुई कि सकलैन भाई ऑफ स्पिनर्स कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह ताला ट्राई आवर लेवल बेस्ट, कोशिश करेंगे कि ऑफ स्पिनर्स के साथ साथ और भी स्पिनर्स को हम दोबारा डेवलप करें और एक प्रोसेस में लाएं, ताकि पाकिस्तान को कहीं ना किसी लेवल पे वो स्पिनर्स सर्व करें। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यार वो खुद चाहते हैं कि जी के स्पिनर्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाए और काम किया जाए। इवन T20 में भी उन्होंने कहा है कि जी के ऑफ स्पिनर अगर स्किलफुल है, मेंटल स्ट्रांग है, तो लीथल बॉलर हो सकता है। तो राशिद भाई, ऑफ स्पिनर्स को तो हम वैसे ही नहीं खिलाते, तो वो T20 में कहाँ से खिलाएंगे? T20 में पार्ट टाइम हो सकता है कि वो बैट्समैन हो, वो कर सकता है। एक स्पेशलिस्ट हमारे टर्निंग ट्रैक पे तो ठीक है। मैं मशवरा नहीं दूंगा कि ऑफ स्पिनर को T20 में ज़्यादा खिलाया जाए जी। मैं बड़ी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो सबसे जो डेंजरस है फिंगर स्पिनर ही है। और जब रफ आपका लेफ्ट हैंड फार्वर अगर आपके पास है, आपको पता है कैसे रफ बनते हैं, तो थोड़ा सा बॉल आप फेंकोगे ऊपर एयर में, जो ब्रेक होके अंदर आती है, तो मोस्टली तो कट मारने चले ही जाते हैं ना। बिल्कुल कट मारने चले जाते हैं, या जब फॉरवर्ड खेलेंगे तो उनका फेस क्या होगा, कवर की तरफ होता है, जहाँ ब्रेक होगी शॉर्ट लेग लगती है। तो ये हमें करना चाहिए, ये इसको प्लान हमें करना चाहिए कि ऑफ स्पिनर को खेलना बहुत इतना आसान है नहीं जिस तरह लोग समझ रहे हैं, स्पेशली सेकंड इनिंग में। तो हम टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जो रफ बनते हैं ना, यहाँ बाउंस और शार्प ब्रेक होती है। यहाँ पे पाकिस्तान, दुबई, ये सब कॉन्टिनेंट में जो रफ बनते हैं ना, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो इतना यहाँ पे स्पिनर इतना सक्सेसफुल नहीं रहता जितना सेकंड इनिंग में इन 4 कंट्रीज में रहता है। राशिद भाई, 2002 की बात करूं मैं, नहीं 96 की बात, इंडिया के खिलाफ 3rd नंबर पे आप गए और 50 रन आपने स्कोर किए, और शारजा के बात है ये, और बड़े जबरदस्त इनिंग्स आपने खेली थी वहां पर। उसके बारे में जरा कुछ बताएं राशिद भाई। यार वैसे मैं जो क्लब क्रिकेटर था ना, वो मैं ओपन या वन डाउन ही किया करता था। तो जब मुझे 1 या 2 मौके मिले ऊपर जाने के लिए पाकिस्तान टीम के लिए, 1 नंबर 6 जिम्बाब्वे के खिलाफ गया था, ऊपर से आउट गया, 40 रन किए थे। एक ये मैच तो बात कर रहे हैं इसमें, और एक टेस्ट मैच में शायद हरारे में मैं 3 नंबर पे गया था, सलीम मलिक कैप्टन थे, उसमें 17 नॉट आउट किए थे। इसके अलावा मैं ऊपर ये एक मौका मिल गया था, तो बस सिचुएशन भी ऐसी थी, आमिर सोहेल ने करवाया, तो आखिरी दफा मैंने वन डाउन किया था। बस बल्ले शारजा की पिच यार अच्छी होती है ना, बताया सीमेंट पिच है, ना करें तो फिर तो थोड़े पड़ने चाहिए। पिच अच्छी थी, जहां मारो लग रहा था श्रीनाथ का और प्रसाद का, जहां मारते थे लग रही थी बल्ले पे आ रही थी, अच्छी बॉल आ रही थी। तो वो पिचेस बहुत अच्छी थी यार। अच्छा भाई, पाकिस्तान इंडिया के जब मैच हुए हैं बड़ा जबरदस्त, और मुझे एक आपका कैच याद है, मतलब मेरी नजर में वो वन ऑफ द बेस्ट कैच है।
वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल वर्ल्ड कप का वकार भाई की बॉल पे गालिबन अजहरुद्दीन थे शायद बैट्समैन, जो आप जी कंप्लीटली नजर चले गए थे और फिर आप राइट हैंड की तरफ आपने फिर वो जंप किया था। वो अभी भी मेरी नजर में वो कैच बिल्कुल मेरे सामने आया हुआ है। आप बताएं हो कि आपने तो वो कैच किया था उस प्रेशर मोमेंट में। यार बस ये जहन में यही होता था कि अच्छा कैच पकड़ना है, क्योंकि वर्ल्ड कप है, इंडिया से मैच है, या इंडिया से ना भी हो, क्योंकि इससे पहले वाले मैच में भी 5 कैच मैं करके गया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड लाहौर में। जी तो ये था कि पूरा दुनिया इंडिया पाकिस्तान मैच देख रहे हो तो मिस्टेक ना हो मुझसे ना कीपिंग में। तो ये मैचेस ऐसे होते हैं अपना नाम बनाने के लिए अच्छे होते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये समझे एक जो कैच मैंने पकड़ा इसके लिए मैंने 100 कैच पकड़े होंगे प्रैक्टिस में, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट राइट में 100, लेफ्ट में 100, तो फिर आपको एक या दो चांस मिलते हैं, और वो ग्रेटेस्ट बॉलर वसीम अकरम या वकार यूनुस की बॉल पे हो और मिस हो जाए, तो वो अब तो जिंदगी भर अफसोस होता है। तो अब प्रिपरेशन अच्छी थी, बस लकी था कि बॉल बाहर निकली और नजर आ गई। बाकी मेहरबानी तो अज्जू भाई की है कि इतना अच्छा कैच दिया उन्होंने। नहीं राशिद भाई, ये आपकी स्किल है और आपकी मेहनत नजर आई थी। और इस कैच के अलावा अगर मैं बात करूं, जो आपने आपका पहला कैच था एज अ 12th मैन लॉर्ड्स में, जिसकी क्लिप मैंने आपको भेजी भी थी, वसीम अली की बॉल पे आपने लेफ्ट साइड पे डाइव मार के थर्ड स्लिप में आप थे और बहुत लो कैच आपने पकड़ा था। रॉबिन स्मिथ का कैच था वसीम जी भाई बिल्कुल की, बिल्कुल। 150th उनकी विकेट थी वो। हाँ मैं, हालांकि पोजीशन मेरी अच्छी नहीं थी, मेरे पास तस्वीर है, जैसे कीपर नहीं बैठे होते थे वैसे, तो आई ऑन द बॉल, एक होता है कीपर की आई होती है, और हाथ थे, सर्दी बहुत थी उसमें, मेरी चोट लग गई थी, तो आई ऑन द बॉल थी, और थर्ड स्लिप का आइडिया था नहीं मुझे। लेकिन पूरे टूर पे मैं, जो साइड मैचेस हो रहे थे उसके साइड मैचेस बहुत थे, मैं फील्डिंग करता था। जावेद भाई को पसंद था एज ए फील्डर, जो मैच में साइड मैच नहीं खेल रहा होता उसमें फील्डिंग कर रहा होता था पूरे दिन, कभी कवर पे खड़ा हूँ, कभी पॉइंट पे, कभी स्लिप में, कहीं पे भी। तो वो आइडिया मुझे बहुत हो गया था। इससे पहले वाले टेस्ट में भी ये चाहे ओल्ड ट्रैफर्ड पे था, वहाँ फील्डिंग पे मैं गया था, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था। जहाँ पे शोएब मोहम्मद हमारे बेस्ट फील्डर थे, लेकिन उनसे जब मिस फील्डिंग होती थी ना, तो जावेद भाई मुझे भेजते थे, तो मुझे बड़ा फील हो रहा था यार मैं बेस्ट फील्डर हूँ इस टीम का। तो शायद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया था इसलिए। राशिद भाई वही बात है ना, क्योंकि ग्रेट जावेद भाई लेजेंड आपके वहाँ मौजूद हों, फिर उनका जो कॉन्फिडेंस एज अ फील्डर आप पे चले जाए, किसी पे भी चले जाए, कैप्टन का कॉन्फिडेंस चले जाए, तो दिल तो वैसे ही बड़ा हो जाता है। और फिर वो ओवल हो या लॉर्ड्स हो या जहां भी आप अपने फर्स्ट जो टूर पे आपने फील्डिंग की है, ऑब्वियसली इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो एक डिफरेंट ही एटमॉस्फेयर आपने पाया वहां पर। नहीं बिल्कुल, जावेद भाई की अपनी बात है, लेकिन जितने भी लोग थे सीनियर प्लेयर थे उस टूर पे, उन्होंने काफी क्योंकि हम लोग 4-5 लोग नए थे, मोइन भी ज्यादा नहीं खेला हुआ था, जी चंद वर्ल्ड कप खेल के आया हुआ था, बड़ी सपोर्ट मिली, चाहे वो वकार यूनुस की तरफ से हो या वसीम अकरम हो, सलीम मलिक, रमीज राजा, जावेद मियां, बड़े नाम थे ये। तो आमिर सोहेल भी यंग थे, इंजमाम का भी डेब्यू हुआ और वहाँ पे एजबास्टन में, और अताउर रहमान का भी डेब्यू एजबास्टन में हुआ था, और साथ में आमिर सोहेल, इंजमाम, हाँ इन तीन का हुआ था वहाँ पे। तो यंग टीम थी, लेकिन सपोर्ट हमें मिली है, अच्छी सपोर्ट मिली है यहाँ से अपने सीनियर से, तो इस वजह से कॉन्फिडेंस, वो माहौल डिफरेंट था। बातचीतें तो बाद में जाके खराब हुई हैं, लेकिन माहौल बहुत अच्छा था, सपोर्ट करते थे एक दूसरे को। मैं वही पूछना चाह रहा था, क्योंकि राशिद भाई जो उस जमाने में जो ग्रेटेस्ट, जो बिल्कुल यंग थे, फिर वो आगे चल के ग्रेटेस्ट बने, फिर वो लेजेंड्स बने पाकिस्तान के लिए, फिर दुनिया में उनका नाम बना, वो दौर और राशिद भाई अब के दौर में क्या डिफरेंस लगता है आपको? यार प्लेयर प्लेयर अभी भी अच्छे हैं, ये ऐसा नहीं है, हम नहीं बोलेंगे प्लेयर ये सही नहीं है, वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस पार्टी देखते हैं आप। चाहे असद शफीक हो, अजहर अली हो, टेस्ट मैचेस में बाबर आजम है, मजीद और प्लेयर, सरफराज हो गया, अच्छे प्लेयर्स हैं सारे। लेकिन हमारे यहाँ शायद बेंच बहुत स्ट्रांग थी, बेंच जैसे रजाक या अजहर महमूद में से एक खेलेगा एक बार बैठेगा, मेरे मोइन में से एक खेलेगा एक बार बैठेगा, सकलैन और मुशी में से एक खेलेगा एक बार बैठेगा, आकिब जावेद बाहर बैठेगा, जाद अहमद बाहर बैठेगा।
तो ये बेंच स्ट्रेंथ, आमिर सोहेल आ गए, सईद अनवर आ गए तो रमीज राजा बाहर बैठेंगे। अब बेंच स्ट्रेंथ देखें, मैच विनर थे और खेलने वाले तो थे ही मैच विनर। बिल्कुल। और बेंच स्ट्रेंथ आपकी 16-18 प्लेयर पाकिस्तान के मैच विनर थे कि सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते थे। तो वो कमी नजर आ रही है। वो जब मैं मतलब कि श्योरिटी से, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये बहुत बड़ी कमी है। चंद प्लेयर होते हैं जो कि मैच विनर थे। उसके बाद शोएब अख्तर आ गए, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान आ गए, ये भी वही खेप है। वो 2000 ये 90s में खेले हुए हैं ना ये जी। तो ये आप ही जाके रिटायर हुए हैं, लेकिन ये थे उसी माइंडसेट के लोग थे, तो मैच विनर थे इसीलिए ये। राशिद भाई, शोएब अख्तर की अगर बात करें, शोएब भाई पे आपने बहुत कीपिंग की है, और मुझे तो वो बाउंसर्स भी याद है कि जो ऑस्ट्रेलिया पे उन्होंने एक बाउंस किया था, वन बाउंस आपके सर से चला गया था ऊपर। उस पर वो कमेंटेटर कह रहे थे कि यार इसमें विकेट कीपर का कोई कसूर नहीं है, वो बॉल देख ही सकता है इस बाउंस को। तो शोएब अख्तर पे आपने जब जब कीपिंग की, राशिद भाई कैसा फील हुआ है? शोएब अख्तर के बारे में कैसा, जरा बताएं कुछ। तेज भी था, और उसको देख के टीम के अंदर एनर्जी आती थी। जिस तरह से वो आता था, बॉलिंग करता था, टीम का मोरल ना वो ऐसा लिफ्ट कर देता था। जब वो मूड के, शोएब का मूड का बहुत डिपेंड करता था। कभी कभार इंजरी में भी कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा, लेकिन जब वो विकेट लेना शुरू करता था, स्पेशली कोलंबो हो या ब्रिस्बेन हो या डरबन हो, जिस तरह से बॉलिंग या 99 का वर्ल्ड कप हो, वो टीम उसके साथ चल रही होती थी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शोएब अख्तर होता था कि शोएब अख्तर के ऊपर, ठीक है, नो डाउट बड़े बॉलर भी साथ में थे, लेकिन एक टाइम आया था कि शोएब अख्तर को टीम देख रही होती थी, ये क्या करेगा। तो शोएब अख्तर एनर्जी हमारे अंदर भी कीपिंग करते हुए थोड़ी एनर्जी लेके आती है। आके बॉल करके जो जो रिएक्शन होता था उसका दिल से नहीं होता था, लेकिन एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता था बैट्समैन के ऊपर। तो ऐसे यार, फास्टेस्ट बॉलर 200 साल से क्रिकेट हो रही है, तो ऐसा फास्ट बॉलर और ऐसा एग्रेशन आपको नजर नहीं आएगा, जो कि किसी को हार्म भी ना करे, कि कोई ऐसा बोल के भी, गालियां दे के भी ना जाए। बाकी तो गुस्से में लड़ाइयाँ भी हो जाए, लेकिन शोएब अख्तर का ये था कि वो आया, अपनी बॉल की थोड़े घुरी उरी की, वापस चला जाता। तो एक फ्लेवर था, एक ब्रांड बन गया वो पाकिस्तान क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का। आप उस अब सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं कह सकते, वर्ल्ड क्रिकेट का एक बड़ा बड़ा आप कह सकते हैं ग्लैमर शोएब अख्तर। और अब जो शोएब भाई बात करते हैं तो वो ऐसी बात करते हैं, सबको चुप कर देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कह के। मैं अक्सर पूछता हूँ, यार शोएब, आप ये जानबूझ के कर रहे हैं या? बोला नहीं, टारगेट करता है आपका भाई। मैंने कहा ठीक है। नहीं, अपना स्टाइल है, अपना स्टाइल है उसका, आपको रोक नहीं सकते। मेरा अपना स्टाइल है, आपका अपना है, और कोशिश उसकी भी होती है यार, किसी को बस बोलने का तरीका होता है। जैसे सरफराज के साथ बड़ा कंट्रोवर्सी चली उसकी, वो बेहतरी चाहता था सरफराज की। सरफराज नो डाउट, मेरा बोलने का स्टाइल डिफरेंट है जी। ठीक है, मैं बाबर को भी क्रिटिसाइज करूंगा, डिफरेंट स्टाइल से करूंगा। शोएब का डिफरेंट है, वो भी बेहतरी चाह रहा है उससे, मैं भी बेहतरी चाह रहा हूँ। बोलने का स्टाइल लोग माइंड कर जाते हैं, उस चीज़ को माइंड नहीं करना चाहिए। उसकी जॉब है, मेरी भी जॉब है, अपनी जॉब कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये दिल आजारी किसी की नहीं होनी चाहिए। बाद में मैंने देखा शोएब और सरफराज मिले आपस में, बड़ा अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। वो एक हो जाता है, उसका स्टाइल है, इसको आपको लोगों को पता होना चाहिए। तो में लोग तो बहुत है ना, आपको पता है, छोटी सी बात लेके वो पॉजिटिव भी बात अभी हो रही है कि बंदा वो जी ये शोएब अख्तर ने जी सरफराज के लिए, भाई पूरी बात तो सुन लो पहले। मैं भी वही बात करता था, मैं और शोएब वही बात करते कि सरफराज का नंबर, अपना नंबर नहीं छोड़ना चाहिए। वो भी यही बोलता था कि वेट ज्यादा हो रहा है, ये भी मैंने बोला, उसने डिफरेंट तरीके से बोला है, टिड्डी बाहर आ गई, उसका स्टाइल डिफरेंट है ना। जी बिल्कुल। देखो, हम निशानदेही कर रहे थे कि बुरे टाइम आने वाला है, और आया। बिल्कुल। उसको काउंटर अटैक नहीं करो हम पे या शोएब पे काउंटर अटैक, मैं किसी भी सिर्फ सरफराज के ऊपर नहीं हूँ, काउंटर अटैक नहीं करो। जो बोल रहे हैं उसको सुनो, वो वाकई में आपको डैमेज कर गया। आप और 5 साल पाकिस्तान की क़यादत करते, ये मुझे भी लगता था, शोएब अख्तर को भी लगता था, लेकिन बस हमारा सिस्टम ऐसा है, जिसकी हमने शुरू में, प्रोग्राम की शुरू में बात की, तो वो थोड़ा सा बैकफायर कर गया सरफराज को, क्योंकि कुछ ऐसी जगहों पे अपने नंबर छोड़ा जहाँ पे वो 50-60 रन करता है। शारजा में 7वें-8वें नंबर पे आ रहा है, 9वें नंबर पे नहीं है, और जब कोशिश की ऊपर आए तो वो टाइम निकल चुका था। तो हमारी थोड़ी सी, हम नुकसान थोड़ी जा रहे थे, पाकिस्तान टीम का फायदा और सरफराज अहमद का फायदा।
हमारी दुआ है कि अभी जो भी मौका मिले सरफराज को परफॉर्म करे, और फिर मुझे नहीं लगता इनको कप्तान मिलना है कोई आगे जाके, तो कप्तान यही आएगा। राशिद भाई बात वही है ना कि जिस मौके पे अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सरफराज ने की थी तो उसमें भी ये उसने इंडिकेट किया था कि हाँ यार मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, तो मैं गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो वो आई एम श्योर कि वो आपकी बात या शोएब भाई की बात या जितने भी लोग जो उसके हक के लिए बेहतर चाहते हैं, आई एम श्योर कि उनकी उसके जहन में वो चीज़ होगी। और डू फॉर द बेस्ट फॉर द पाकिस्तान टीम, क्योंकि जब वो करेगा तो पाकिस्तान टीम का फायदा होगा। राशिद भाई इन द एंड, राशिद भाई मोहम्मद आसिफ के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने उन पे कीपिंग की है, या कैसा लगा आपको मोहम्मद आसिफ? नहीं, आसिफ को कीपिंग नहीं की, लेकिन देखा बहुत उनको, और उनके बहुत कंट्रोल था अपने हाथ पे, अपने रिस्ट के ऊपर। और दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं, उनको उनके साथ वो खेलते थे। एक होता है ना यार कि बॉलर स्ट्रगल करते थे, उनके सामने बड़े बड़े बैट्समैन की टेक्निक को खोल के रख दिया उन्होंने। चाहे संगाकारा हो, जयसूर्या, महिला जयवर्धने हो, या आप आ जाते हैं एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला हो जाए, या स्मिथ वो फाफ डुप्लेसी हो जाए। इसके अलावा भी जितने भी प्लेयर अगर दुनिया के केपी हो, रिकी पॉन्टिंग एक ज़माने में थे, या दूसरे प्लेयर हैं हसी वगैरह थे, तो उनके साथ इन्होंने खेला। कराची टेस्ट लक्ष्मण देखें, या धोनी हो गए, या द्रविड़ हो गए, या तेंदुलकर हो गए, सबको उन्होंने मज़े से आउट किया है। तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, और उनको पता था कि कौन सी बॉल मेरी लेके जाऊंगा मैं, सीधी रहेगी या स्विंग होगी या कट होगी या सीम होगी, अंदर आएगी या बाहर जाएगी। होता है, लोगों को पता होता है, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही पता था। अल्लाह ताला ने वो एक सलाहियत होती है वो दी हुई थी। जैसे अगर आप देखें लक्ष्मण को जो बॉल कराची टेस्ट में की है, या बहुत सारे प्लेयर हैं, तो इतनी कट के इतनी अंदर आ जाना और जाके बिल्कुल सेंटर वाली विकेट पे लग जाना, ऑफ स्पिनर जैसे बॉल कर रहा हो, इतना कंट्रोल नहीं देखा किसी के अंदर। तो रिचर्ड हैडली थे, या आप शॉन पॉलाक को ले लें, वसीम मकरम को ले लें, मैकरा को ले लें, ये कंट्रोल इस कैलिबर के बॉलर थे। लेकिन आपको पता ही है कि जो हुआ उनके साथ, वो उनकी अपनी गलतियां हैं। पाकिस्तान का बड़ा नुकसान, उनका तो हुआ है नुकसान, पाकिस्तान का बड़ा लॉस हुआ है कि मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सका। तो राशिद भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने इतना टाइम निकाला, और आज आपको मैंने कॉट बिहाइंड कर दिया अपने प्रोग्राम में। नहीं, थैंक यू वेरी मच ताहिर, इसी तरह से काम करते रहो, पॉजिटिव रहो, और ये भी एक खिदमत है क्रिकेट की, और इस तरह से करते रहो, और जब भी ज़रूरत समझो हमारी बिल्कुल हाजिर है आपके लिए। थैंक यू सो मच राशिद भाई, थैंक यू सो मच। ये तो राशिद लतीफ़ हमारे साथ, और जिन्होंने क्रिकेट के अपने सारे एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए, स्पेशली क्लब क्रिकेट के बारे में इन्होंने बहुत बताया कि क्लब क्रिकेट से क्यों प्लेयर निकलता था, क्या टेक्निक्स थी उस ज़माने में, और जो 90s 80s और फिर अर्ली 2000 में जो प्लेयर्स निकले हैं, और अभी भी जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो प्लेयर्स हैं जो क्लब क्रिकेट काफ़ी खेल चुके हैं। अब क्या वजूहात हैं, क्या हैं, वो आगे चल के देखेंगे। और इन द एंड मैं अपने इस एपिसोड को वाइंड अप करता हूँ, और एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।